मार्वल ने फाइनली अपना सबसे एम्बिशियस टीम इंट्रोडक्शन कर ही दिया है, फैंटास्टिक फोर। लेकिन इस बार ओरिजिन स्टोरी नहीं है, सीधा एक्शन, फैमिली इमोशन और एक कॉस्मिक लेवल की स्टोरी दिखाई गई है। और इस वीडियो में आपको मल्टीवर्सल एलिमेंट्स ज्यादा तो नहीं दिखेंगे गैलेक्टस को छोड़ के, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस मूवी का रन टाइम कुछ कम था, लेकिन फिर भी ये मूवी अपना पूरा पैसा वसूल काम करती है। मूवी की स्टार्टिंग होती है अर्थ 828 में, एक अल्टरनेट 1960 के यूनिवर्स में, जहाँ पर रीड रिचर्ड्स और शिव स्टॉर्म ऑलरेडी एक कपल है। और सबसे इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि शिव प्रेग्नेंट है। रीड रिचर्ड्स एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और अब एक फादर बनने वाला होता है, लेकिन टेंशन शुरू होती है जब उनको एक कॉस्मिक डिस्टर्बेंस का सिग्नल मिलता है, जो उनका पूरा मिशन और फैमिली लाइफ डेंजर में डाल देता है। और यहाँ पर टीम और पृथ्वी के लोगों के बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उन्हें बचा लेंगे। तो यहाँ पर टीम निकलती है उस खतरे से निपटने के लिए। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि एक दिन अर्थ पर एक मिस्टीरियस कॉस्मिक बीइंग लैंड करता है, एक्चुअली लैंड करती है, और ये कोई नहीं है बल्कि सिल्वर सल्फर होती है, जिसका नाम सालावाल है। उसकी एंट्री एक बहुत ही ज्यादा मीटियोराइट स्टाइल में होती है, और इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा गूज़बम्प आ गए थे मुझे। सभी सैटेलाइट डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और एक एनर्जी फील्ड हवा में बहने लगती है, और सभी सुपर हीरो वहां पर पहुंचते हैं, और वो आकर कहती है कि गैलेक्टस आ रहा है। एक्चुअली गैलेक्टस एक एंशिएंट कॉस्मिक बीइंग है जो प्लैनेट्स को अब्सॉर्ब करता है, और उनकी नजर अब पृथ्वी पर है। लेकिन इस बार बात कुछ और ही ज्यादा पर्सनल हो जाती है, क्योंकि जब वो लोग गैलेक्टस के पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें पता चलता है कि गैलेक्टस बहुत ही ज्यादा दूर है। तो उन्होंने एक हाइपर डायमेंशनल शिप बनाया था, जिसकी मदद से वो लोग बहुत ही तेजी से गैलेक्टस के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि गैलेक्टस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन तभी बताते हैं रीड रिचर्ड्स की गैलेक्टस का सिग्नल इस प्लेनेट के अंदर से आ रहा है। और जैसे ही वो प्लेनेट के अंदर देखते हैं, वहां से एक बड़ा सा शिप निकलता है और पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी गैलेक्टस का शिप उनको अपने अंदर खींच लेता है। तो यहाँ पर वो लोग उसके अंदर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद गैलेक्टस इतना बड़ा शिप यूज करता है तो उसका साइज भी काफी बड़ा होगा। और यहाँ पर तभी सिल्वर सर्फर आती है और कहती है कि तुम आ गए, गैलेक्टस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। और जैसे ही जॉन स्टॉर्म सिल्वर सर्फर को कुछ अपनी बातों में फंसाने की कोशिश, यानी कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर वो उसको रिजेक्ट कर देती है। और तभी यहाँ पर वो लोग देखते हैं हमारे गैलेक्टस को, जो देखने में बहुत ही ज्यादा पुराना दिख रहा है, और ये साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इन सभी लोगों की फट जाती है। गैलेक्टस कहता है कि अगर तुम मुझे बच्चा दे दो तो मैं तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर रीड टीचर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और तभी गैलेक्टस अपने शरीर पर लगे हुए सारे मशीन्स को हटाता है और उनके पास आता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग बचते बचाते बहुत ही तेजी से वहां से भाग जाते हैं। तभी सिल्वर सर्फर उनके पीछे लग जाती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड में उनका पीछा करने लगती है। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लोग ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं। यहाँ पर वो लोग किसी ना किसी तरह से बचते बचाते सिल्वर सल्फर को ब्लैक होल में फेंक देते हैं, और उसके बाद वो लोग पृथ्वी पर रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग पृथ्वी पर रिटर्न करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिल्वर सल्फर अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर गैलेक्टस के पास वो जाती है, तो यहाँ पर गैलेक्टस पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास बच्चा क्यों नहीं है। तो वो कहती है कि यार वो तो एक छोटा सा बच्चा है और उसका जन्म तो अभी अभी बिल्कुल हुआ है, उसको कैसे मार सकते हैं। और यहाँ पर तभी गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिप में लौटते समय ही उन लोगों का बेबी हो जाता है, और ये बेबी होता है तो सभी लोग पृथ्वी पर आकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके पास बेबी है। लेकिन तभी पता चलता है कि पृथ्वी के वासी उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो लोग गैलेक्टस को हराने का तरीका ले आए हैं, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि वो पृथ्वी को बचाने का नहीं बल्कि एक समझौता करने का आइडिया लेकर आए। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग गैलेक्टस से बात करके आए हैं कि गैलेक्टस को उनके बच्चे के बदले में प्लेनेट चाहिए या फिर प्लेनेट के बदले में वो बच्चा चाहिए, लेकिन अब प्लेनेट को छोड़ के उसे वो बच्चा ही चाहिए। तो यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि क्या तुम अपना बच्चा दे दोगे। तो यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि नहीं। रीड रिचर्ड्स और शिव शॉक में हो जाते हैं। रीड रिचर्ड्स साइंटिफिक लॉजिक लगाता है और शिव माँ के इमोशन से जूझती रहती है। बाकी टीम भी डिवाइड होती है। जॉनी गुस्सा होता है, बेन साइलेंटली सपोर्ट करता है। यहाँ मूवी का एक इमोशनल कोर हाईलाइटेड होता है, एक माँ, एक पिता और उसके दोस्तों के बीच सैक्रिफाइस। और फिर रीड का एक डायलॉग बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, मैं दुनिया बचाना चाहता हूँ लेकिन अपने बच्चे की कुर्बानी देकर नहीं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉनी स्टॉर्म कुछ प्लान बना रहा है, और दूसरी तरफ सू और रीड टीचर्स भी कुछ प्लान बना रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है गैलेक्टस हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर चुका होता है, और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर गैलेक्टस अब जुपिटर के पास आ चुका है यहाँ पर, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें रीड टीचर दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही दिनों से एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अंडे को गायब करके एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लेनेट को भी एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में भेज देगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को कई बिलियन ईयर्स मिल जाएंगे, जिससे की वजह से गैलेक्टस उन्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। और जब ढूंढेगा तब उनके पास काफी ज्यादा समय होगा। और यहाँ पर इसीलिए वो लोग कई सारे डिवाइसेस लगाते हैं पूरी पृथ्वी पर, लेकिन इस डिवाइस को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और इसीलिए वो लोग रात के 8 बजे सभी लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे लॉकडाउन में किया गया था थाली बजाने वाला, बिल्कुल उसी तरीके से कि आपको रात के 8 बजे सभी लोगों की लाइट बंद करनी होगी। और इसी तरह से वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और जैसे ही वो लोग पृथ्वी को गायब करना शुरू करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर उनका बैरियर बनने से पहले ही सिल्वर सर्फर आ चुकी है, जो बहुत ही ज्यादा लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से
के सभी डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करती जा रही होती है। अब इतनी ज्यादा स्पीड से डिवाइस को डिस्ट्रॉय होते देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉनी जो प्लान पर काम कर रहा होता है वो सिल्वर सर्फर को कुछ याद दिला देता है। उसके पास कुछ कैसेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो सिल्वर सर्फर को उसके पुरानी स्टोरी याद दिलाता है और कहता है कि तुम क्या थी और तुमको गैलेक्टस ने आखिर अपना हेराल्ड बना के छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सिल्वर सर्फर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। सिल्वर सर्फर अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो गैलेक्टर का सर्वेंट बने या फिर ह्यूमैनिटी के साइड पर आ जाए। बैटल स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क के स्काईलाइन के ऊपर। बाकी सारी जनता अंडरग्राउंड कर दी गई थी। तभी यहाँ पर रीड एक डायमेंशनल बैरियर बनाता है। वो कहता है कि हमारे पास अभी भी इतनी एनर्जी है कि हम भले ही पृथ्वी को किसी दूसरे सोलर सिस्टम में न भेज सके, पर जरूरी है कि हम अपने बच्चे का ट्रॉफी बनाकर गैलेक्टस को लालच दे और उसके बाद गैलेक्टस जैसे ही वहाँ पर आएगा और तभी हम लोग उसे दूसरे सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट कर देंगे। बेन और जॉनी लोग को सेव करने लगते हैं और सू एक पावरफुल सील बना लेती है, बट गैलेक्टस अनस्टॉपेबल लगता है और हमें दिखाया जाता है कि गैलेक्टस उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन गैलेक्टस के सामने उन लोगों की एक भी नहीं चल रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गैलेक्टस उसी डिवाइस के पास जाने वाला होता है जहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन होने वाला था, लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि गैलेक्टस तो चूतिया है, लेकिन वो गैलेक्टस इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। कहता है तुम पिद्दी लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे थे और वो उसी बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड होता है और उसके बाद वो उसको उठा लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी एनर्जी बनोगे। और उसके बाद तभी सू स्टॉर्म बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गैलेक्टस को अपनी फुल पावर पर एनर्जी से रोकने लगती है, लेकिन यहाँ पर रीड रिचर्ड थोड़ा बेहोश हो चुका था तो वो कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हमारा बच्चा उनके पास है, तो वो उसे नहीं रोकता है और उसके बाद तभी रीड रिचर्ड और बाकी सभी लोग गैलेक्टस को पीछे धकेलने लगते हैं और जैसे ही ये काम हो रहा होता है उनके पीछे पोर्टल खोल दिया जाता है, लेकिन ये पोर्टल इतनी ज्यादा काम नहीं करता है। गैलेक्टस अंदर तो चला जाता है लेकिन तभी वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि जॉनी स्टॉर्म उस गैलेक्टस को अंदर धकेलने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर सिल्वर सर्फर आ जाती है और सिल्वर सर्फर जॉनी को हटा के खुद ही उसके पोर्टल के अंदर गैलेक्टस को साथ लेके चली जाती है। अब यहाँ पर गैलेक्टस के साथ क्या हुआ ये तो जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने के बाद सू अब मर चुकी होती है। अब यहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन तभी रीड रिचर्ड अपना बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड सू के ऊपर रख देता है और वो रोने लगता है। जैसे ही उसकी बूंदे कुछ उसके ऊपर पड़ती है रोने की, तो यहाँ पर स्टॉर्म फिर से जिंदा हो जाती है और सभी लोग चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक फोर की एक नई टीम बनी है जिसे फैंटास्टिक 5 कहा जाएगा। फैंटास्टिक फोर के लीडर यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड और उनकी मॉम सू स्टॉर्म को ये सब आइडिया पसंद नहीं आते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने बेबी के लिए अपनी कार में एक नई सीट लगाई है। इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन हमें तभी मिड पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि सबसे बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन था अभी तक के एमसीयू का, वहां पर हमें दिखाया जाता है कि सू स्टॉर्म अपने बेटे फ्रैंकलिन के लिए कुछ पुरानी स्टोरीज को पढ़ने के लिए बुक लेने जाती है। तभी जब वो वापस आकर देखती है तो उसे कुछ खतरा महसूस होता है और तभी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास होता है। अब यहाँ पर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास कैसे गया या फिर उसने कोई पोर्टल खोला, ये जानना तो बहुत ज्यादा मजेदार होगा। और इस तरह से ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल होते हैं कि गैलेक्टस का क्या हुआ, सिल्वर सर्फर का क्या हुआ और क्या गैलेक्टस इतना ज्यादा कमजोर था कि फैंटास्टिक फोर रोक सकते थे अकेले, क्योंकि हमें ऐसा बताया जा रहा था कि ये गैलेक्टस मल्टीवर्स में केवल एक ही है। और यहाँ पर डॉक्टर डूम तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास डायरेक्ट कैसे पहुंच गया या फिर वो उसको लेकर गायब क्यों नहीं हो गया। और यहाँ पर लोकी क्या कर रहा है? हिलने चालें बदलने की आदत है।